So guys, what's up? This is Shivan and I hope that you're doing absolutely well. So दोस्तों, आज हम लोग करेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई का सुपर रिवीजन और ये जो सुपर रिवीजन होगा बहुत तुम लोगों को अच्छा लगेगा. आई एम वेरी श्योर अबाउट इट बिकॉज हम लोग बहुत धीरे से जाएंगे, बहुत बार रिपीटेशंस करेंगे और ये लेक्चर के बाद तुम लोगों को सब कुछ याद आ जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में. ठीक है. सो दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं. अगर तुम लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो वो कर लेना, लाइक नहीं किया होगा तो वो कर लेना और अच्छा लगा लेक्चर के बाद प्लीज जरूर एक बार कमेंट जरूर करना. आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स. स्टार्ट करते हैं. हर एक चैप्टर का हम लोग ने सुपर रिवीजन लिया है तो उसका प्लेलिस्ट भी तुम लोग एक बार देख सकते हो. ओके, स्टार्ट करते हैं. सर, प्लेस ऑफ सप्लाई हम लोग क्यों पढ़ते हैं वो पहले बात करते हैं. प्लेस ऑफ सप्लाई हम लोग पढ़ते हैं बिकॉज ये जो होता है ना, ट्रांजैक्शन इंट्रास्टेट है कि इंटरस्टेट है, ये समझने के लिए अपने को समझना पड़ती है दो चीजें. नंबर वन, लोकेशन ऑफ द सप्लायर क्या है, एंड नंबर टू, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है. अगर ये दोनों सेम स्टेट के अंदर होंगे तो वो इंट्रा स्टेट माना जाएगा, बट अगर वो दोनों अलग अलग स्टेट्स के अंदर होंगे तो वो इंटर स्टेट माना जाएगा. एकदम बराबर, परफेक्ट है. नाउ द पॉइंट इज कि ओके, इसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई अपने को लगता है. हम लोग कौन से सेक्शंस पढ़ने वाले हैं ये चैप्टर के अंदर. तो सबसे पहली चीज हम लोग ये चैप्टर के लिए आईजीएसटी एक्ट पढ़ेंगे. क्या पढ़ेंगे? आईजीएसटी एक्ट. बाकी सब चैप्टर्स में हम लोग सीजीएसटी एक्ट पढ़ते हैं, बट प्लेस ऑफ सप्लाई अंडरस्टैंड करने के लिए आईजीएसटी एक्ट पढ़ेंगे. नाउ इसके अंदर ना प्लेस ऑफ सप्लाई की 4 सेक्शंस है. सेक्शन नंबर 10, 11, 12 एंड 13. बराबर है. 10 एंड 11 गुड्स के बारे में बात करता है एंड 12 एंड 13 सर्विसेज के बारे में बात करता है. अपने को एग्जाम में ना सिर्फ 10 है और 12 है, तो सिर्फ 10 एंड 12 कभी लगता है व्हेन सप्लायर एंड रेसिपिएंट बोथ आर इन इंडिया और वो गुड्स बेचते होंगे तो 10 लगेगा. इफ सप्लायर एंड रेसिपिएंट बोथ आर इन इंडिया और वो सर्विसेज देते होंगे तो 12 लगेगा. गुड्स होगा तो 10, सर्विस होगा तो 12. मेन जो तुम्हारा पॉइंट है ना वो सेक्शन नंबर 12 में है बिकॉज वो थोड़ा सा बड़ा पॉइंट है. ठीक है, अंडरस्टैंडिंग. सो मैंने तुम लोगों के लिए क्या किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कुछ लीगल लैंग्वेज भी लिख के रखी है कि हाँ भाई, कभी भी तुम लोगों को लीगल लैंग्वेज देखना होगा तुम लोग ये लीगल लैंग्वेज देख सकते हो. बट तुम लोगों के लिए मेरे पास कुछ समरी चार्ट भी अवेलेबल है. A3 पेज पे तुम लोग समरी चार्ट का ये प्रिंट आउट ले लो भाई, तुम लोगों को मस्त लगेगा, बहुत मजा आएगा तुम लोगों को. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला बात, कौन से सेक्शंस इसमें हम लोग पढ़ेंगे. सब लोग इधर ध्यान दो, कौन से सेक्शंस पढ़ेंगे तुम लोगों को मैं इधर एक्सप्लेन करता हूं. सबसे पहली बात, अगर मैं सबसे पहले सेक्शन 12 का बात करता हूं तो सेक्शन 12 के अंदर हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 12 टू से लेके सेक्शन नंबर 12 14. बराबर. इसमें भी मैं दो बाइफरकेशन करता हूं, 12 टू एंड दूसरा 12 3 से लेके 12 14. ये जो 12 3 टू 12 14 है ना, वो स्पेसिफिक सर्विसेज के बारे में बात करता है. कौन? स्पेसिफिक सर्विसेज. बराबर. स्पेसिफिक सर्विस मतलब क्या? फॉर एग्जांपल इमोबल प्रॉपर्टी के रिलेटेड सर्विस होंगे तो 12 3 के अंदर आएगा. अगर मैं बात करता हूँ टेलीकॉम सर्विस होगी तो 12 11 के अंदर आएगा. तो ये सब चीजें स्पेसिफिक है. अगर तुम्हारा सर्विस स्पेसिफिकली ये सेक्शंस के अंदर फॉल हो रहा है तो ये सेक्शन के अंदर जो भी प्लेस ऑफ सप्लाई है वो कंसिडर करो. पर तुम्हारा ऐसा कौन सा सर्विस है जो स्पेसिफिक में फॉल नहीं हो रहा है, देन इन दैट केस उन्होंने सेक्शन नंबर 12 2 बना के रखा है, विच इज योर जेनरिक सेक्शन. एकदम बराबर. तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 12 2 से. 12 2 के अंदर क्या बोला है? इफ योर सप्लाई इज नॉट फॉलिंग अंडर और इफ योर सर्विस इज नॉट फॉलिंग अंडर एनी अदर सेक्शंस, मतलब 12 3 टू 12 14, यू कैन कम हियर एंड सी द प्लेस ऑफ सप्लाई. हम लोग इधर देखेंगे वेदर द रेसिपिएंट इज अ रजिस्टर्ड पर्सन और नो. अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन होगा देन इन दैट केस वेयर दैट पर्सन इज रजिस्टर्ड दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई. बट अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन नहीं होगा देन इन दैट केस देखो कि सप्लायर के पास उसका एड्रेस अवेलेबल है क्या. अगर सप्लायर के पास उसका एड्रेस अवेलेबल है रेसिपिएंट का, देन इन दैट केस दैट जो एड्रेस जो भी होगा दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई. बट सामने वाला रजिस्टर्ड भी नहीं है, मेरे पास एड्रेस भी अवेलेबल नहीं है, देन सर्विस प्रोवाइडर्स ओन लोकेशन विल बी कंसीडर्ड एज व्हाट? प्लेस ऑफ सप्लाई. एवरीबडी इज गोइंग टू रिपीट अलॉन्ग विद मी. सेक्शन नंबर 12 2 के अंदर बोला है इफ योर सर्विस इज नॉट फॉलिंग अंडर 12 3 टू 12 14, योर सर्विस विल फॉल अंडर 12 2. 12 2 के अंदर बोला है इफ द रेसिपिएंट इज अ रजिस्टर्ड पर्सन, वेयर दैट पर्सन इज रजिस्टर्ड दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई. If that person is not registered, देखो whether the supplier has the address of the recipient or no. अच्छा, एड्रेस भी अवेलेबल नहीं है, then in that case सर्विस प्रोवाइडर्स ओन लोकेशन विल बी कंसिडर्ड एज प्लेस ऑफ. ओके. 12 3 बात करता है सर्विसेज इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी. इसमें ना दोस्तों 12 3 के अंदर तीन सबसेक्शंस है. 12 3 ए, 12 3 बी, 12 3 सी, और ये तीनों इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं, मैंने सर्विस दिया ऑन इमोल प्रॉपर्टी. मतलब क्या? कंस्ट्रक्शन का सर्विस,
इंटीरियर डेकोरेशन का सर्विस, अगर साइट कोऑर्डिनेशन का सर्विस, इंजीनियरिंग का सर्विस, बाद में सर्वेयर का सर्विस, आर्किटेक्ट का सर्विस, ये इमोल प्रॉपर्टी के ऊपर मैंने दिया था, उस पे दिया था। सो ऑन इमोल प्रॉपर्टी, बराबर। नाउ रेंट फॉर अकोमोडेशन में रेंटिंग का सर्विस दिया, होटल, इन, कैंपसाइट, गेस्ट हाउस। हाउस बोट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज रेंटिंग ऑफ इमोल प्रॉपर्टी, इवन दो हाउस बोट मूव्स बट स्टिल इट इज कंसिडर्ड एज रेंटिंग ऑफ इमोल प्रॉपर्टी, ओनली याद रखना। ठीक है। बाद में रेंट, अगर मैंने कौन सा हॉल दिया रेंट पे फंक्शंस के लिए, मतलब मैरिज के लिए, रिंग सेरेमनी, ऑफिशियल, कल्चरल, रिलीजियस फंक्शन, व्हाटएवर, ये किसी के लिए भी अगर मैंने अगर दिया होगा तो इन दैट केस 12(3) के अंदर मेरा सप्लाई फॉल हो जाए, बराबर। तो सर्विसेज ऑन द इमोल प्रॉपर्टी गिवन ऑन रेंट फॉर होटल्स फॉर अकोमोडेशन मतलब, एंड इमोल प्रॉपर्टी फॉर इवेंट्स, कुछ भी हो 12(3) के अंदर आंसर इज गोइंग टू बी लोकेशन ऑफ द इमोल प्रॉपर्टी। लोकेशन ऑफ द इमोल प्रॉपर्टी इज गोइंग टू बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर वो लोकेशन इंडिया के अंदर होगा तो। अगर वो लोकेशन इंडिया के अंदर नहीं होगा, अगर वो लोकेशन इंडिया के अंदर नहीं होगा, देन इन दैट केस सर्विस रेसिपिएंट का लोकेशन इज गोइंग टू बी कंसीडर्ड एज प्लेस ऑफ सप्लाई। देखो, अगर वो लोकेशन इंडिया के अंदर होगा तो दैट इमोल प्रॉपर्टी का लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, बट इफ दैट लोकेशन ऑफ द इमोल प्रॉपर्टी इज आउटसाइड इंडिया, देन इन दैट केस सर्विस रेसिपिएंट का लोकेशन इज गोइंग टू बी कंसीडर्ड एज प्लेस ऑफ सप्लाई। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक इंटीरियर डेकोरेटर हूँ, मुंबई में रहता हूँ, तुम लोग भी समझ मुंबई के हो, पर तुम्हारा प्रॉपर्टी किधर है? दुबई में है। तुम लोग ने मुझे बोला कि भैया एक काम कर सकते हो क्या, मुझे वो दुबई के प्रॉपर्टी के लिए इंटीरियर डेकोरेशन चाहिए। मैंने बोला नो प्रॉब्लम। कैन आई से आई एम ऑल्सो इन इंडिया, यू आर ऑल्सो इन इंडिया, तो सेक्शन नंबर 12 विल बी एप्लीकेबल। सिंस दिस इज द सर्विस ऑन इमोल प्रॉपर्टी, सेक्शन नंबर 12(3) विल बी एप्लीकेबल। और उन्होंने बोला कि 12(3) लगेगा तो लोकेशन ऑफ द इमोल प्रॉपर्टी इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, बट इट इज नॉट इन इंडिया हियर। तो इफ इट इज आउटसाइड इंडिया, सर्विस रेसिपेंट का लोकेशन, तुम लोग को सर्विस मैं किसको दे रहा हूं? तुम लोगों को दे रहा हूं। सर्विस रेसिपेंट का लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, सिंस इट इज मुंबई, दैट्स व्हाई महाराष्ट्र इज गोइंग टू बी कंसीडर्ड एज प्लेस ऑफ। अंडरस्टैंडिंग एवरीबॉडी। तो उसके बाद ना उन्होंने काफी सारे सिचुएशंस दिए। अगर एक फॉर एग्जांपल कौन सा एक पर्सन है, उसने एक ताज होटल बुक किया फॉर मल्टीपल लोकेशंस, मतलब मुंबई में 2 नाइट के लिए बुक किया, कोलकाता में 3 नाइट के लिए बुक किया। तो अगर एक ही सिंगल कंसिडरेशन चार्ज किया हुआ है ना, देन इन दैट केस वो सिंगल कंसिडरेशन के 2 प्लेस ऑफ सप्लाईज आएंगे। क्यों? बिकॉज़ लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। पर इधर तो 2 लोकेशंस है। तो अगर इधर 2 लोकेशंस है, देन इन दैट केस फॉर एग्जांपल 50,000 रुपीस इज चार्ज्ड one single consideration for 2 nights in Mumbai and 3 nights in Kolkata. Then in that case 50,000 rupees क्या किया जाएगा? Bifurcate किया जाएगा in the proportion of number of days of stay in that particular hotel in every state. So 2:3 के हिसाब से bifurcate करेंगे और उसका respective states के अंदर place of supply माना जाएगा। बराबर। सिचुएशन 2 इधर ऐसी आती है कि फॉर एग्जांपल मेरा एक होटल है और होटल बॉर्डर पे लोकेटेड है और वो होटल रेंट पे दिया। द लोकेशन ऑफ द इमोल प्रॉपर्टी इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। बट हुआ क्या कि वो प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए वो प्लेस भी 2 आ रहे हैं, मतलब थोड़ा-सा पोर्शन महाराष्ट्र में आ रहा है, थोड़ा-सा पोर्शन गुजरात में आ रहा है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? लोकेशन, पर लोकेशन तो 2 है। तो एक काम करो, पूरा जो कंसिडरेशन चार्ज हुआ है ना रेंट के लिए, वो तुम लोग स्क्वायर फीट के हिसाब से बाइफरकेट करो। मतलब महाराष्ट्र के अंदर कितना स्क्वायर फीट था, उतना प्रोपोर्शन तुम लोग उतने प्रोपोर्शन कंसिडरेशन का महाराष्ट्र में टैक्स करो और बाकी का जो गुजरात वाला है, वो गुजरात के अंदर कंसिडर करना। सो देयर विल बी 2 प्लेस ऑफ सप्लाई। अंडरस्टैंडिंग? और तुम लोगों को समझा कैसे कंसिडर करना है। उसके बाद रोड ब्रिज का भी बात करते हैं। मैंने तुम लोगों को कंस्ट्रक्शन का सर्विस दिया ब्रिज बांधने का। अगर मैंने ब्रिज बांधने का सर्विस दिया और कंप्लीट हो गया, बराबर, मैंने बोला 50,000 रुपीज लगेंगे। बट द पॉइंट इज कि ओके, व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? 12(3) के अंदर फॉल होगा। लोकेशन ऑफ द इमोल प्रॉपर्टी इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। बट अगर वो लोकेशन ही अगर 2 स्टेट्स में हो रहा है, लोकेशन ऑफ द ब्रिज, तो क्या करना पड़ेगा? ब्रिज में देखो कितना पोर्शन महाराष्ट्र के अंदर फॉल होता है, कितना पोर्शन गुजरात के अंदर फॉल होता है। उसके बेसिस पे तुम्हारा 50,000 का रेवेन्यू क्या किया जाएगा? बाइफरकेट किया जाएगा। बढ़ते हैं आगे। सिमिलरली हाउस बोट का भी वैसे ही है कि अगर हाउस बोट है, स्टेट नंबर ए के अंदर हाउस बोट है, ठीक है? और हाउस बोट मैंने रेंट पे ले लिया। एक रॉनी करके एक पर्सन है, उसने क्या किया? रेंट पे हाउस बोट दे दिया। हाउस बोट देने के बाद हुआ क्या कि हाउस बोट लेके दूसरे स्टेट में चला गया वो बंदा, मतलब मैं दूसरे स्टेट में चला गया और वापस आ गया। ठीक है। नाउ द पॉइंट इज कि सर व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? आइडियली प्लेस ऑफ सप्लाई शुड बी लोकेशन ऑफ द इमोल प्रॉपर्टी, मतलब लोकेशन ऑफ हाउस बोट। बट ये तो मैं दूसरे स्टेट में चला के लेके गया था, तो इसके वजह से देयर आर 2 लोकेशंस। तो दे सेड दैट हम लोग हाउस बोट ओनर को पूछेंगे
हाउस बोट ओनर को पूछेंगे कि भाई तूने कितना कितना ड्यूरेशन मतलब कितना टाइम तूने स्टेट ए में स्पेंड किया और कितना टाइम तूने स्टेट बी में स्पेंड किया, उसके बेसिस पे क्या किया जाएगा, बाइफरकेट किया। और ये बाइफरकेशन भी कभी देख रहे हैं हम, जब भी सिंगल कंसिडरेशन चार्ज होता है। अगर कंसिडरेशन ही दोनों चार्ज होते हैं, मतलब क्या कि भाई ए का अलग कंसिडरेशन चार्ज हो रहा है स्टेट ए के लिए, स्टेट बी के लिए अलग से कंसिडरेशन चार्ज है, तो उसमें प्रॉब्लम है ही नहीं। प्रॉब्लम किधर है, सिंगल कंसिडरेशन जब भी चार्ज होगा ना तभी प्रॉब्लम। और इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बाइफरकेशन करेंगे। अंडरस्टैंडिंग, एवरीबॉडी अंडरस्टूड? चलो ठीक है। ये होता है अपना 12-3 कंप्लीट। ओके, इधर तक क्या देखा हम लोग ने, सेक्शन नंबर 12-2 देखा। 12-2 के अंदर क्या है, 12-3 टू 12-14 के अंदर जो फॉल नहीं होते वो 12-2 के अंदर फॉल होगा। मैं और एक चीज बताता हूँ, जब भी मैं रिवाइज करूंगा कभी भी फॉरवर्ड मत करना, ठीक है? बिकॉज हो सकता है कि फटाफट कंप्लीट करना है, फॉरवर्ड मत करना। देयर इज अ रीजन बाय व्हाई आई एम रिवाइजिंग और रिपीटिंग एवरीथिंग अगेन एंड अगेन, बिकॉज तुम लोगों को चीजें याद रहेगी इसके वजह से, बिकॉज ये पूरा का पूरा गेम ये चैप्टर का याद रखने का है। ठीक है, ओके। नाउ 12-2 के अंदर क्या लिखा है, अगर सामने वाला पर्सन रजिस्टर्ड है तो उसका लोकेशन, रजिस्टर्ड नहीं होगा तो एड्रेस है क्या देखो, और अगर एड्रेस भी नहीं होगा देन इन दैट केस सर्विस प्रोवाइडर का ही लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सब। मेरे साथ साथ रफ में एक पेज रेडी रखना, ठीक है? 12-3 के अंदर लिखा है कि लोकेशन ऑफ द इमोल प्रॉपर्टी इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, बट इफ दैट इमोल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, सर्विस रेसिपिएंट्स लोकेशन इज गोइंग टू बी कंसीडर्ड एज प्लेस ऑफ सप्लाई। 12-4 के अंदर ना बहुत बढ़िया चीज बोली है। 12-4 के अंदर बोला है आरसीबी फिर हार गया। क्या बोला उन्होंने, आरसीबी फिर हार गया। ना आरसीबी फिर हार गया मतलब क्या, आर मतलब क्या, रेस्टोरेंट सर्विस, सी मतलब क्या, केटरिंग सर्विस, बी मतलब क्या, ब्यूटी ट्रीटमेंट सर्विस, एफ मतलब क्या, फिटनेस सर्विस, जी मतलब क्या, पर्सनल ग्रूमिंग सर्विस, एंड एच मतलब क्या, हेल्थ केयर सर्विस। आरसीबी फिर हार गया। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग, आर मतलब रेस्टोरेंट सर्विस, सी मतलब केटरिंग सर्विस, बी मतलब ब्यूटी ट्रीटमेंट सर्विस, एफ मतलब क्या, फिटनेस सर्विस, एच मतलब क्या, हेल्थ केयर सर्विस, एंड जी मतलब क्या, गया, गया मतलब क्या, पर्सनल ग्रूमिंग सर्विस। ये केसेस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा मालूम है, प्लेस ऑफ सप्लाई होगा लोकेशन वेयर द सर्विसेज आर परफॉर्म्ड, लोकेशन वेयर द सर्विसेज आर परफॉर्म्ड दैट इज गोइंग टू बी द प्लेस ऑफ। एकदम बराबर दोस्त, एकदम सही है, समझ में आ गया, परफेक्ट एकदम। 12-4 डन हो गया। 12-5 अभी इधर 1 मिनट के लिए देखना। 12-5 में इधर 1 मिनट के लिए देखना, मैं तुम लोगों को कुछ बोलता हूँ। देर आर देर आर 5 केसेस, देर आर 5 स्पेशल पॉइंट्स जो बात करता है कि अगर वो सामने वाला पर्सन मतलब रेसिपिएंट अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन होगा, क्या होगा, अगर वो सामने वाला पर्सन एक रजिस्टर्ड पर्सन होगा, देन इन दैट केस वी विल ऑलवेज गिव प्रेफरेंस टू दैट रजिस्टर्ड पर्सन लोकेशन। हम लोग किधर सर्विस देते हैं दैट डज नॉट मैटर। वो अगर सामने वाला पर्सन एक रजिस्टर्ड पर्सन है तो दैट द प्लेस वेयर ही इज रजिस्टर्ड दैट इज द प्लेस ऑफ सब। ये 5 सेक्शंस के अंदर हम लोग करेंगे, और सबसे उसमें पहला सेक्शन है ट्रेनिंग एंड अप्रेजल सर्विस, दैट इज सेक्शन नंबर 12-5। 12-5 के अंदर उन्होंने बोला है ट्रेनिंग एंड अप्रेजल सर्विस, मतलब सामने जिसको भी किधर भी ट्रेनिंग दिया हो, सामने वाला पर्सन अगर रजिस्टर्ड होगा तो जिधर भी वो रजिस्टर्ड होगा दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। अंडरस्टैंडिंग, इफ द रेसिपिएंट इज अ रजिस्टर्ड पर्सन, then the location where he is registered that is the place of supply। फॉर एग्जाम्पल मैं मुंबई का, तू भी मुंबई का, ठीक है, और मैंने तुम लोगों को ट्रेनिंग एंड अप्रेजल सर्विस किधर दिया मालूम है, वो दिया गोवा के अंदर, ट्रेनिंग कैंप मेरा उधर था। इट डज नॉट मैटर, यूर अ रजिस्टर्ड पर्सन हो, इसके वजह से तुम लोग मुंबई के हो, तुम लोग महाराष्ट्र के हो, सो तुम्हारा जो भी जिधर भी रजिस्ट्रेशन है दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। Are you understanding? If the recipient is a registered person, the location where he is registered that is the place of supply। बट अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है, अगर वो रेसिपिएंट रजिस्टर्ड नहीं है, देन इन दैट केस लोकेशन वेयर द ट्रेनिंग सर्विस इज गिवन दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। मैं दोनों का तुम लोगों को बढ़िया सा एक एग्जांपल बना के देता हूं। समझो तुम लोग क्वालिफाई हो गए, हाँ, अच्छा लगा सर, अच्छा लगा, क्या बात है सर, वेटिंग फॉर दिस सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम, राइट? तो देखो, तुम लोग क्वालिफाई हो गए, क्वालिफाई होने के बाद तुम लोग ने धंधा चालू किया, और धंधा चालू किया और तुम लोग ने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले लिया, ठीक है। तुम लोग मुझे बोलते हो कि भैया वो टैक्स थोड़ा-सा बता सकते हो क्या वापस? वो थोड़ा भूल गया मैं, वो मालिक थोड़ा-सा गलती हो गई। तो मैंने बोला नो प्रॉब्लम, मैं तुम लोगों के लिए एक रिफ्रेशर कोर्स लेके आता हूँ। क्या लेके आता हूँ? रिफ्रेशर कोर्स। तो मैं सब लोगों को फ़ोन किया, चलो जो रिफ्रेशर कोर्स लेके आएँगे और थोड़ा रिफ्रेश होएँगे गोवा में जाके। तुम लोग रजिस्टर्ड पर्सन हो, मैं तुम लोगों के लिए गोवा में ट्रेनिंग रख रहा हूँ। मैं महाराष्ट्र का, तू भी महाराष्ट्र का, गोवा में ट्रेनिंग रखा है। व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई? महाराष्ट्र। क्यों? बिकॉज़ रेसिपिएंट, यू आर द रेसिपिएंट, रेसिपिएंट इज़ अ रजिस्टर्ड पर्सन। देन वो जिधर भी रजिस्टर्ड है दैट इज़ द प्लेस ऑफ सप्लाई।
ओके, नाउ कम बैक टू रियलिटी, यू आर स्टिल अ स्टूडेंट। आ जाओ भाई, वापस आ जाओ। यू आर स्टिल अ स्टूडेंट, मतलब तुम लोग अभी तक क्वालिफाई नहीं हुए हो और तुम लोगों के पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, ठीक है। मैं तुम लोगों को बोला छोड़ ना यार, एक काम करते, किधर हम लोग यूट्यूब पे टाइम पास कर रहे हैं, एक काम करते गोवा में जाते हैं और तुम लोगों के गोवा में रिविजन लेक्चर लेता हूँ मैं, चलेगा क्या? तुम लोगों ने बोला हाँ चलेगा, पर मैंने वो पैसा लगेगा, पैसा लगेगा, तुम लोगों ने हाँ चलेगा चलेगा। तो मैं तुम लोग से 2,000 रुपए लिया। तुम लोग किधर रहते हो? महाराष्ट्र के अंदर। मैं किधर रहता हूँ? महाराष्ट्र के अंदर। हम लोग किधर गए ट्रेनिंग लेने के लिए? गोवा। In this case, can I say I'm providing service to an unregistered person? Yes. If the recipient is an unregistered person, then the location where the training service is given, that is the place of supply. That is Goa. अंडरस्टैंडिंग सब लोगों को समझा? अभी तक 4 सेक्शंस देखे हम लोग ने। सेक्शन नंबर 12 टू, इफ द रेसिपिएंट इज अ रजिस्टर्ड पर्सन, उसका लोकेशन। रजिस्टर्ड नहीं होगा तो एड्रेस है क्या देखो। अच्छा, एड्रेस भी नहीं है, सर्विस प्रोवाइडर्स ओन लोकेशन। आई होप यू आर विथ मी। सेक्शन नंबर 12(3) के अंदर लिखा है लोकेशन ऑफ द इमोल प्रॉपर्टी, प्लेस ऑफ सप्लाई। बट अगर इमोल प्रॉपर्टी भी आउटसाइड इंडिया होगा, देन इन दैट केस सर्विस रेसिपिएंट का लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। 12(4) के अंदर है आरसीबी, फिर हार गई। द प्लेस वेयर द सर्विसेज आर परफॉर्म्ड, दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। 12(5) एक स्पेशल पॉइंट है, अगर सामने वाला पर्सन एक रजिस्टर्ड पर्सन होगा, देन इन दैट केस उसका लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। बट अगर सामने वाला पर्सन रजिस्टर्ड नहीं है, तो जिधर भी ट्रेनिंग का सर्विस दिया, दैट इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज प्लेस ऑफ सप्लाई। उसके बाद 2 सेक्शंस हैंड इन हैंड जाते हैं, 12(6) एंड 12(7). ठीक है, मैं एक साथ पढ़ाऊंगा 12(6) एंड 12(7). 12(6) एंड 12(7) में क्या लिखा है देखो। अरिजीत सिंह है, अरिजीत सिंह को चाहिए कि अभी क्या करेंगे हम लोग, अभी कॉन्सर्ट अरेंज करेंगे। ठीक है, उसने कॉन्सर्ट अरेंज किया और टिकट, एवरी टिकट 700 रुपीज चार्ज किए। सो कहने से अरिजीत सिंह उसके कॉन्सर्ट का एंट्री टिकट बेच रहा है। यस, तो उसके कॉन्सर्ट का अगर वो एंट्री टिकट बेचता होगा, तो सेक्शन नंबर 12(6) के बेसिस पे उस पे जीएसटी लग जाएगा। नाउ 12(6) के अंदर सिर्फ एंट्री टिकट नहीं है, 12(6) के अंदर एनी इवेंट का एंट्री है, मतलब सिर्फ कॉन्सर्ट का ऐसे नहीं, एनी इवेंट का एंट्री गेट्स कवर्ड हियर। मतलब क्या कि भाई तुम्हारा इवेंट होगा तो इवेंट देखेंगे, और अगर तेरा फॉर एग्जांपल पार्क का एंट्री टिकट होगा, तो पार्क का एंट्री टिकट भी 12(6) के अंदर देखेंगे। 12(6) इज टॉकिंग अबाउट एडमिशन टू एन इवेंट। क्या बात करता है? एडमिशन टू एन इवेंट। ओके, इस पे 12(6) लगता है, और 12(6) के अंदर व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, वेयर दैट इवेंट इज हेल्ड एंड वेयर दैट पार्क इज लोकेटेड, एज द केस में बी। अगर इवेंट होगा तो जिधर भी इवेंट हुआ है, दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। या फिर अगर पार्क का एंट्री फी होगा, तो जिधर भी पार्क लोकेटेड है, दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। आर यू क्लियर विद इट? एकदम परफेक्टली समझ में आ गया कि 12(6) के अंदर क्या आता है। एडमिशन टू एन इवेंट फॉल्स अंडर 12(6). एकदम सिंपल प्लेन वनीला केस, वॉट एवर विल बी द लोकेशन ऑफ द इवेंट, दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, और लोकेशन वेयर द पार्क इज सिचुएटेड, दैट इज द प्लेस। इजी? ओके। अभी थोड़ा बैकएंड पे बात करते हैं। भाई अरिजीत सिंह को इतना बड़ा कॉन्सर्ट अरेंज करना होगा, डोंट यू थिंक उसको भी इवेंट ऑर्गेनाइजर्स लगते होंगे? डेफिनेटली यस। तो उसने क्या किया, अरिजीत सिंह ने इवेंट ऑर्गेनाइजर को अपॉइंट किया, और उसने बोला कि आपको सिक्योरिटी का, यू हैव टू टेक केयर ऑफ सिक्योरिटी, आपको लाइटिंग का देखना पड़ेगा, आपको माइक का देखना पड़ेगा, बाद में जो बीच-बीच में खाना खाएँगे वो देखना पड़ेगा, वो सब कुछ बेसिकली तुम लोगों को देखना पड़ेगा। ये उस इवेंट ऑर्गेनाइज़र को बता दिया। अभी इवेंट ऑर्गेनाइज़र क्या करता है? इवेंट ऑर्गेनाइज़र अरिजीत सिंह को सर्विस देता है इवेंट ऑर्गेनाइजिंग की। नाउ इन दिस केस ये इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए पैसा पे हो करता है अरिजीत सिंह टू इवेंट ऑर्गेनाइज़र, ठीक है? तो ये जो इवेंट ऑर्गेनाइजिंग की सर्विस थी ना, ये इवेंट ऑर्गेनाइजिंग की सर्विस विल फॉल अंडर सेक्शन नंबर 12(7). अंडरस्टैंडिंग? ये दोनों कनेक्ट करके तुम लोगों को सिखा दिया। 12(6) के अंदर उसको इवेंट करना है, तो उसने एंट्री फी लिया, तो 700 रुपए के टिकट पे जीएसटी क्या लगेगा? 12(6). अच्छा, इवेंट ऑर्गेनाइज करके लिया और उसने 10 लाख दिया, तो 10 लाख पे जीएसटी क्या लगेगा? 12(7). आर यू विथ मी? यस। तो 12(7) के अंदर सर व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? दिस इज आल्सो अ स्पेशल पॉइंट। इसका मतलब ये है सर्विस प्रोवाइडर, ये है सर्विस रेसिपिएंट। इफ द सर्विस रेसिपिएंट इज अ रजिस्टर्ड पर्सन, where that person is registered, that is the place of supply, location of the registered person. बट अगर सामने वाला पर्सन रजिस्टर्ड नहीं है, अगर सामने वाला पर्सन रजिस्टर्ड नहीं है, देन इन दैट केस जिधर भी इवेंट हुआ है ना, दैट इज द प्लेस ऑफ। और अगर इवेंट भी आउटसाइड इंडिया हो रहा है, मां कसम, अगर इवेंट भी आउटसाइड इंडिया हो रहा है, तो सर्विस रेसिपिएंट का लोकेशन, मतलब क्या, अरिजीत सिंह का लोकेशन इज गोइंग टू बी कंसीडर्ड एज प्लेस ऑफ सप्लाई। मतलब मे बी उसका काम किधर है, इसका बिजनेस किधर है, उसका एस्टेब्लिशमेंट किधर है, अगर वो भी नहीं मिल रहा है, देन इन दैट केस उसका रेसिडेंस किधर है, उसके बेसिस पे उसका लोकेशन डिटरमाइन किया जाएगा।
यू विथ मी? सब लोग इधर आ जाओ। सेक्शन नंबर 12(2) के अंदर क्या लिखा था? दोस्तों ऐसे ही याद रहेगा, नहीं तो देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी कि मतलब बहुत टाइम लगेगा अदरवाइज़। 12(2) के अंदर लिखा है अगर रेसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड पर्सन होगा उसका लोकेशन, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन नहीं होगा तो देखो कि अपने पास उसका एड्रेस है क्या? अच्छा एड्रेस भी अवेलेबल नहीं है देन इन दैट केस देखो कि उसका जो सर्विस प्रोवाइडर का लोकेशन इज़ द प्लेस ऑफ सप्लाई। 12(3) के अंदर बोला है इमोल प्रॉपर्टी, लोकेशन ऑफ द इमोल प्रॉपर्टी इज़ द प्लेस ऑफ सप्लाई, बट अगर वो आउटसाइड इंडिया होगा देन इन दैट केस सर्विस रेसिपिएंट का लोकेशन इज़ द प्लेस ऑफ सप्लाई। 12(4) के अंदर लिखा है आरसीबी फिर हार गया और आरसीबी फिर हार गया के अंदर लिखा है लोकेशन वेयर द सर्विसेज आर परफॉर्म्ड। ठीक है, सर्विस इधर परफॉर्म हुआ। 12(5) के अंदर लिखा है स्पेशल पॉइंट है ट्रेनिंग एंड अप्रेजल सर्विस, अगर सामने वाला रजिस्टर्ड होगा तो उसका लोकेशन, रजिस्टर्ड नहीं होगा देन इन दैट केस सर्विस वेयर द सर्विसेज आर गिवन उसका प्लेस ऑफ सप्लाई उसका लोकेशन। ठीक है, उसके बाद मैंने दो बकेट्स में किए, एक बकेट में किया 12(6) एंड किया 12(7) बराबर। 12(6) के अंदर बोला है लोकेशन ऑफ द इवेंट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई एंड 12(7) के अंदर बोला है वो भी एक स्पेशल पॉइंट है, मतलब अगर रेसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड पर्सन है उसका लोकेशन, रेसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है देन इन दैट केस ये चीज देखो कि वो इवेंट किधर लोकेटेड है, वो इवेंट जिधर लोकेटेड है दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर वो इवेंट भी आउटसाइड इंडिया होगा तो सर्विस रेसिपिएंट का लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। आर यू विथ मी? अभी इवेंट मैनेजमेंट सर्विस के साथ-साथ मैं तुम लोगों को और एक चीज़ बताऊँ 12(7) के अंदर और एक सर्विस आती है दैट इज़ स्पॉन्सरशिप सर्विस। तो कभी भी याद रखो स्पॉन्सरशिप सर्विस में भी 12(7) लगता है और सेम चीज़ होगा। स्पॉन्सरशिप सर्विस में भी सेम पॉइंट होगा कि अगर रेसिपिएंट अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन है दैट इज़ द प्लेस ऑफ सब। रेसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है तो इवेंट किधर लोकेटेड है जो स्पॉन्सर हो रहा है दैट इज़ द प्लेस ऑफ सप्लाई एंड सर्विस अगर वो भी इवेंट आउटसाइड इंडिया होगा तो सर्विस रेसिपिएंट का लोकेशन इज़ द प्लेस ऑफ। बट सर ऐसा हुआ तो? सर ऐसा हुआ तो? समझो कि अरिजीत सिंह इज एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है? अज्यूम करो। इवेंट ऑर्गेनाइजर ने अरिजीत सिंह को सप्लाई किया और वो जो इवेंट ऑर्गेनाइजिंग का सर्विस था ना, वो 3 स्टेट्स में था। महाराष्ट्र, गुजरात एंड राजस्थान। 3 स्टेट्स में था, जिसके लिए 3 लाख रुपए चार्ज किए थे, ठीक है? नाउ द पॉइंट इज सिंस अरिजीत सिंह इज एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, लोकेशन ऑफ द इवेंट विल बी कंसिडर्ड एज़ प्लेस ऑफ सप्लाई। सो देयर विल बी 3 प्लेस ऑफ सप्लाइज, बट कंसिडरेशन तो एक ही है। सो डोंट यू थिंक हम लोगों को 3 लाख रुपीस बाइफरकेट करना पड़ेगा? यस। तो सर हम लोग बाइफरकेट कैसे करेंगे? तो हम लोग देखेंगे एवरी स्टेट के अंदर कितने इवेंट्स में मैनेज कर रहा हूँ। अच्छा महाराष्ट्र के अंदर देयर आर 3 इवेंट्स, गुजरात के अंदर देयर आर 3 इवेंट्स एंड राजस्थान के अंदर देयर इज ओनली 1 इवेंट। देन 3 लाख रुपीस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन महाराष्ट्र, गुजरात एंड राजस्थान इन द रेशियो ऑफ 3:3:1 और वो 3 लोकेशन तुम्हारा प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा फॉर दैट कंसेप्ट। अंडरस्टैंडिंग? सो इधर मैंने नीचे लिखा है देखो, व्हाट इफ द इवेंट इज हेल्ड एट मोर देन 2 लोकेशंस? अगर मोर देन 2 लोकेशंस होगा और सामने वाला अगर रजिस्टर्ड होगा, डज इट मैटर? अगर अरिजीत सिंह रजिस्टर्ड होता तो कितने प्लेसेस पे मैं इवेंट मैनेज कर रहा हूं इससे फर्क पड़ता है क्या? नहीं भाई, मैं लोकेशन ऑफ द इवेंट का दिखता ही नहीं हूं कुछ भी। जब भी सामने वाला एक रजिस्टर्ड पर्सन होता है तभी मैं क्या दिखता हूँ? मैं लोकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन ही दिखता हूँ। तो इन दैट केस अगर मैं 5 स्टेट्स में भी अगर सप्लाई करता रहूँगा ना, तो भी मेरा एक ही वो रजिस्टर्ड पर्सन का लोकेशन विल बी कंसिडर्ड एज़ प्लेस ऑफ सप्लाई। बट अगर वो ही एक अनरजिस्टर्ड पर्सन होगा, तो मैं क्या दिखता हूँ? इट मैटर्स हियर बिकॉज़ प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी मल्टीपल। So how to identify the place of supply? Proportion on the basis of number of events held in each state. ओके, एवरीबॉडी अंडरस्टैंडिंग? ओके, इधर मैं तुम लोगों को एक एग्जांपल देता हूं जो एग्जम्पशन चैप्टर में क्या होगा, इंटरकनेक्ट होगा। याद रखना हमेशा एक चीज, सर व्हाट इफ द एंट्री टिकट इज 400 रुपीज? तुम लोग ने बोला 12(6) के अंदर एंट्री टिकट लगता है। कभी कभी वो लोग ने एग्जाम्पशन चैप्टर टेस्ट करेंगे और बोलेंगे कि ये एंट्री टिकट है 400 रुपीज का, बताओ प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? अरे भाई एंट्री टिकट 500 तक होगा ना तो इट इज नॉट टैक्सेबल, इट इज एब्सोल्युटली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। इट इज एब्सोल्युटली व्हाट? एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। और इसके वजह से याद रखना, इफ द एंट्री टिकट इज 400, एग्जाम्पल है, then supply is exempt because no question of place of supply because since entry ticket is less than or equal to 500। करेक्ट है? अंडरस्टैंडिंग? चलो ठीक है। अभी हम लोग जाते हैं 12(8) पे। 12(8) पे आ जाओ। 12(8) एंड 12(9) दोनों बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। 12(8) बात करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के बारे में, 12(9) बात करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स के बारे में। ठीक है, परफेक्ट है। 12(8) बात करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। अभी देखो क्या है,
ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस एग्जांपल, ठीक है? देयर इज वन सप्लायर हियर ए एंड देयर इज वन रेसिपिएंट हियर बी। किसका सप्लायर रेसिपिएंट? गुड्स का। नाउ ए और बी के केस में कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुआ और ए ने क्या बोला? ए ने बोला कि आई एम गोइंग टू सप्लाई द गुड्स टू बी एंड बी इज गोइंग टू मेक अ पेमेंट टू ए। चलो ठीक है। अभी ए को गुड्स बेचना ना बी को भाई, बराबर? तो ए क्या करता है? ट्रांसपोर्टर को फोन करता है। ए क्या करता है? ट्रांसपोर्टर को फोन करता है और बोलता है कि भाई ट्रांसपोर्टर बल्लू, तुझे पहले मुझे मेरे राजस्थान फैक्ट्री में जाना है, उधर से गुड्स उठाने हैं और ये बी को आके डिलीवर करने हैं। अग्रीमेंट किसके बीच में हुआ है? ए और बी के बीच में, सेल ऑफ गुड्स का। ए वांट्स टू सेल द गुड्स टू बी, अभी डिलीवर तो करना पड़ेगा, पर ए के पास वो गुड्स नहीं है। वो किधर है? उसके राजस्थान की फैक्ट्री में। सो ए क्या करता है? वो ट्रांसपोर्टर को फोन करता है और बोलता है बल्लू, एक काम करना, ट्रांसपोर्ट अपना ट्रांसपोर्टर ना तू तू जाना मेरे राजस्थान फैक्ट्री में, उधर से गुड्स उठाना और गुड्स उठाने के बाद वो मेरा मेरा रेसिपिएंट जो है ना उसको जाके डिलीवर कर देना। नाउ इन दिस एग्जांपल, लाइक इन दिस एंटायर पॉइंट, ये 12.8 किसके बारे में बात करता होगा? इन सेक्शन नंबर 12.8 इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, हु इज द सप्लायर एंड हु इज द रेसिपिएंट? प्लीज पॉज द वीडियो, थिंक अबाउट इट। प्लीज पॉज द वीडियो, थिंक अबाउट इट। अभी देखो, अगर तुम लोगों को लग रहा है सप्लायर ए है एंड रेसिपिएंट बी है 12.8 के अंदर, देन यू आर रॉन्ग। देन यू आर रॉन्ग भाई, देन यू आर रॉन्ग। अरे हम लोग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का बात कर रहे हैं, हम लोग सेल ऑफ गुड्स का बात नहीं कर रहे। ए और बी जो है ना, ये सप्लाई ऑफ गुड्स है। हम लोग कभी सेक्शन नंबर 12 में आएंगे ही नहीं इसमें। ये सेल ऑफ गुड्स मतलब सेक्शन नंबर 10 में जाएगा ये। पर वी आर टॉकिंग अबाउट द सर्विसेज ऑफ अ ट्रांसपोर्टर which are given to A. So here the supplier is the transporter and recipient of this transport service is A. So we are talking about this. ये पहले अच्छे से समझना। जिनको जिनको आया मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये चीज कि तुम लोगों को करेक्ट आया कि नहीं आया ये पॉइंट। और गलत आया तो भी बताना, पर बताना कि यस भैया आई अंडरस्टूड क्या था वो। ठीक है, ओके। नाउ देखो, ट्रांसपोर्टर एंड सप्लायर हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो एक एक चीज देखते हैं। सबसे पहली चीज, बी ने गुड्स परचेस करने के लिए प्लेस ऑर्डर प्लेस किया। ए के पास गुड्स नहीं थे, इसकी वजह से उसने ट्रांसपोर्टर को डायरेक्ट किया कि भाई तुझे पहले राजस्थान फैक्ट्री में जाना है, गुड्स उधर से लेने हैं और डिलीवरी के लिए बी के पास जाके डिलीवर करना है। नाउ यू हैव टू थिंक फ्रॉम ट्रांसपोर्टर्स पर्सपेक्टिव, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स है। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, मेरे 5 ऐसे केसेस थे जिसके अंदर हम लोग प्रेफरेंस हमेशा रजिस्टर्ड पर्सन को देते हैं अगर रेसिपिएंट इज ए रजिस्टर्ड पर्सन। एकदम बराबर। तो सबसे पहला था 12.5, दैट इज ट्रेनिंग एंड अप्रेजल सर्विस। 12.7 दैट इज क्या था? इवेंट मैनेजमेंट एंड स्पॉन्सरशिप सर्विस। तीसरा आता है 12.8 दैट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। मतलब ये सर्विस प्रोवाइडर है, ये सर्विस रेसिपिएंट है। हम लोग देखेंगे वेदर ए मतलब रेसिपिएंट इज a registered person or no. If this person is a registered person, wherever that person is registered, that is the place of supply. Wherever that person is registered, that is the place of supply. But देखो, if the recipient is a registered person, उसका location is the place of supply. But अगर ये recipient registered नहीं होगा, then the place of supply would be the location where the goods are handed over to the transporter for delivery. The location where the goods are handed over to the transporter for delivery. मतलब किधर? राजस्थान। जिधर भी गुड्स हैंडओवर हुआ है ट्रांसपोर्टर को, दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। मतलब अगर वो एक सामने वाला अनरजिस्टर्ड पर्सन होगा जिसको मैं ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस दे रहा हूं, देन लोकेशन वेयर द गुड्स आर हैंडेड ओवर टू द ट्रांसपोर्टर फॉर डिलीवरी, राजस्थान विल बी कंसिडर्ड एज योर प्लेस ऑफ सप्लाई। इज एवरीबडी क्लियर? सो 12.5 was the first point, 12.6 12.7 was the second point of special point, 12.8 is transportation of goods is the third point. एकदम परफेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट कम्स दैट इज सेक्शन नंबर 12.9 दैट इज पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। क्या है? पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। ना सब लोग इधर ध्यान देना, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस के अंदर भी ये भी एक स्पेशल पॉइंट है। मतलब अगर रेसिपिएंट एक रजिस्टर्ड पर्सन है उसका लोकेशन, बट अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड नहीं होगा देन इन दैट केस हम लोग 12.9 के अंदर देखेंगे कि दूसरा क्या होता है। ठीक है ना, इसके अंदर ना 2 पॉइंट्स है, सिंगल टिकट
एंड पास। सर इसका मतलब ये तो आपने एक्सप्लेनेशन के लिए दिया, बट लीगल लैंग्वेज क्या होता है इसका मालूम है? वेयर द एम्बार्केशन इज नोन। 12(9) के अंदर क्या लिखा है देख, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन में अगर एम्बार्केशन मालूम होगा कि किधर एम्बार्केशन होने वाला है, बोर्डिंग पॉइंट तुझे मालूम है ऑलरेडी, देन इन दैट केस क्या होने वाला है देखो, इफ इट इज अ सिंगल टिकट वेयर यू नो कि किधर तुम्हारा एम्बार्केशन मतलब बोर्डिंग पॉइंट है, कि फॉर एग्जांपल एक ये है, ट्रेन है विच इज मूविंग फ्रॉम दादर टू निजामुद्दीन स्टेशन। दादर किधर है? महाराष्ट्र के अंदर है, मुंबई के अंदर, और निजामुद्दीन स्टेशन दिल्ली के अंदर है, बराबर। नाउ यू नो कि दादर जो है ना, दिस इज गोइंग टू बी माय एम्बार्केशन पॉइंट, मतलब क्या, बोर्डिंग पॉइंट, ठीक है। तो इफ इट इज अ सिंगल टिकट, देन इन दैट केस प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? यू हैव टू थिंक फ्रॉम आईआरसीटीसी's perspective. Here you have to think from IRCTC's perspective because IRCTC is providing the service. ठीक है। तो तुम लोग क्या करते हो? तुम लोग समझो कि तुम लोगों को ट्रैवल करना है, ठीक है। तुम लोग IRCTC की वेबसाइट पे गए, वेबसाइट पे नाम डाला, एड्रेस डाला, नंबर डाला, ईमेल आईडी डाला, ये सब डाल दिया। अभी नीचे ना वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं वेदर जीएसटी रजिस्टर्ड, वेदर जीएसटी रजिस्टर्ड। तो उधर अगर टिक मार दिया, आईआरसीटीसी को समझ में आ जाएगा कि जो बंदा वो अभी फॉर्म भर रहे हो कि क्या है, रजिस्टर्ड पर्सन, बराबर। अगर तुम लोग ने टिक मार दिया, नीचे जीएसटी नंबर डालने के लिए आएगा, तो यू हैव टू पुट द जीएसटी नंबर एंड इट गेट्स वेरीफाइड, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो क्या होता है ना, मैं अगर आईआरसीटीसी हूं, तुम लोग आते हो टिकट बुक करने के लिए, टिकट का इन्फॉर्मेशन डालोगे, उधर टिक किया तुम लोग ने, तो मुझे समझेगा यू आर अ रजिस्टर्ड पर्सन, और नीचे तुम लोग जीएसटी नंबर डालोगे। चलो ठीक है। अभी तुम लोग जिधर भी रजिस्टर्ड हो ना, दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, बिकॉज ये फॉल होता है स्पेशल पॉइंट्स के अंदर। इफ द रेसिपिएंट इज अ रजिस्टर्ड पर्सन, तो जिधर भी वो रजिस्टर्ड है, दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो किधर से ट्रेन ले रहा है, किधर जा रहा है, इट डज नॉट मैटर। अंडरस्टैंडिंग? ओके। नाउ सेकंड एग्जांपल, मैं आरसीटीसी हूं, तुम लोग आए वेबसाइट पे, वेबसाइट पे तुम लोग ने फॉर्म भरना चालू किया। फॉर्म भरने पे जो फॉर्म होता है, वो फॉर्म पे तुम लोग ने टिक नहीं किया, वेदर यू आर रजिस्टर्ड, और टिक नहीं किया, या फिर तुम लोग रजिस्टर्ड नहीं हो या टिक नहीं किया, आईआरसीटीसी वो टिक बॉक्स देखता है। अगर तुम्हारा टिक नहीं होगा, इवन दो यू आर रजिस्टर्ड, आईआरसीटीसी इज गोइंग टू अज्यूम दैट यू आर एन अनरजिस्टर्ड पर्सन। अगर तुम लोग एक रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हो, देन इन दैट केस प्लेस ऑफ एम्बार्केशन इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज प्लेस ऑफ सप्लाई। मतलब एम्बार्केशन मतलब चढ़ना, ट्रेन के अंदर चढ़ना इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज प्लेस ऑफ सप्लाई। अंडरस्टैंडिंग? सो इफ रेसिपिएंट इज अ रजिस्टर्ड पर्सन, उसका लोकेशन। अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड नहीं होगा, तो प्लेस ऑफ एम्बार्केशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। एंड दोस्तों, ये सब जो है ना दोस्तों, तुम लोगों को याद रखना है वर्ड्स, ये सब वर्ड्स तुम लोगों को याद रखना है, याद रखना है सब। समझोगे ना? ठीक है। बट सर अगर मेरा एम्बार्केशन मतलब जो मेरा बोर्डिंग पॉइंट है, वो मुझे मालूम ही नहीं है, बिकॉज आई हैव अ पास, मेरे पास पास है, तो क्या होता है सर, जिधर मेरे बोर्डिंग पॉइंट ही मालूम नहीं, देन इन दैट केस उन्होंने बोला सेम एज 12(2) इट विल बी एप्लीकेबल। सेम एज 12(2) मतलब सामने वाला पर्सन रजिस्टर्ड है, तो उसका लोकेशन, रजिस्टर्ड नहीं होगा तो एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट देखो। अच्छा, एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट भी मेरे पास अगर अवेलेबल नहीं होगा, तो लोकेशन ऑफ द सप्लायर इज गोइंग टू बी कंसीडर्ड एज प्लेस ऑफ सप्लाई। अरे बाबा समझा कि नहीं? बाबा समझा कि नहीं? परफेक्ट। तो ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट है इसमें, एकदम परफेक्ट समझ में आ गया। अभी कभी-कभी क्या होता है ना, कभी-कभी क्या होता है, एक रिटर्न जर्नी होती है, एक रिटर्न जर्नी है। एक टिकट बुक किया मैंने, मुंबई टू दिल्ली रिटर्न। आई हैव ओनली 1 टिकट, आई हैव ओनली 1 प्राइस, एंड देयर आर 2 वेज, मुंबई टू दिल्ली, दिल्ली टू मुंबई। अभी प्रॉब्लम क्या होता है मालूम है? समझो कि आई एम एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, मैं एयर इंडिया की वेबसाइट पे गया और मैंने मुंबई टू दिल्ली रिटर्न फ्लाइट बुक किया। तो यू विल सी कि सिंपल है सर, तो इसमें तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? रजिस्टर्ड पर्सन लोकेशन, पर मैं रजिस्टर्ड हुई नहीं, तो क्या माना जाएगा? प्लेस ऑफ एम्बार्केशन, यस। पर इधर प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि मुंबई टू दिल्ली में मैं मुंबई में एम्बार्क कर रहा हूं, एंड दिल्ली टू मुंबई में मैं दिल्ली में एम्बार्क कर रहा हूं। सो देयर आर टू एम्बार्केशन। देन इन दैट केस दे सेड दैट ऑलवेज कंसिडर बोथ द थिंग्स सेपरेटली। ये क्या करना मालूम है? दोनों सेपरेटली कंसिडर कर, और ये दोनों ट्रांजैक्शंस, मुंबई टू दिल्ली का जो ट्रांजैक्शन है, उसका प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी मुंबई, एंड दिल्ली टू मुंबई का जो ट्रांजैक्शन है, उसका प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी दिल्ली। एकदम परफेक्ट, एवरीबॉडी क्लियर है? सही है? ओके, सही है। अभी एक बार इधर आ जाओ, मैं तुम लोगों को पूरा का पूरा 12(9) तक रिवाइज करवाता हूँ।
सेक्शन नंबर 12 2 के अंदर लिखा है कि अगर रेसिपिएंट एक रजिस्टर्ड पर्सन होगा तो उसका लोकेशन, रजिस्टर्ड पर्सन नहीं होगा तो देखो कि उसका एड्रेस है क्या? अगर एड्रेस भी नहीं अवेलेबल होगा तो सर्विस प्रोवाइडर्स ओन लोकेशन इज़ द प्लेस ऑफ सप्लाई। सेक्शन नंबर 12 3 के बारे में बात करते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। उसके अंदर बोला है लोकेशन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी इज़ द प्लेस ऑफ सप्लाई, और अगर वो आउटसाइड इंडिया होगा तो सर्विस रेसिपिएंट का लोकेशन इज़ द प्लेस ऑफ सप्लाई। सेक्शन नंबर 12 4 के अंदर बात करते हैं, दैट इज आरसीबी फिर हार गया, व्हिच मींस सर्विसेज लोकेशन वेयर द सर्विसेज आर परफॉर्म्ड, दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। सेक्शन नंबर 12 5 इज अ स्पेशल पॉइंट, ट्रेनिंग एंड मेंटेनेंस सर्विस। इफ द रेसिपिएंट इज अ रजिस्टर्ड पर्सन, उसका लोकेशन। अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड नहीं होगा देन इन दैट केस लोकेशन वेयर द सर्विसेज आर गिवन, दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। उसके बाद 12 6 एंड 12 7 एक साथ पढ़ेंगे। 12 7 अरिजीत सिंह का जो एंट्री टिकट था, मतलब एडमिशन टू एन इवेंट और अ पार्क, दैट विल बी 12 6, मतलब जिधर भी इवेंट लोकेटेड है या फिर जिधर भी पार्क लोकेटेड है, दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। बट 12 7 अगेन अ स्पेशल पॉइंट, जिसके अंदर उन्होंने बोला है कि अगर रेसिपिएंट एक रजिस्टर्ड पर्सन होगा तो उसका लोकेशन। अगर रेसिपिएंट इवेंट मैनेजमेंट सर्विस है, 12 7 इज इवेंट मैनेजमेंट सर्विस, रजिस्टर्ड पर्सन होगा उसका लोकेशन। रजिस्टर्ड पर्सन नहीं होगा तो देखो इवेंट किधर लोकेटेड है, और अगर इवेंट भी आउटसाइड इंडिया होगा तो सर्विस रेसिपिएंट का लोकेशन। उसके बाद देखा था सेक्शन नंबर 12 8। 12 8 के अंदर लिखा है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, अगेन अ स्पेशल पॉइंट, जिन्होंने बोला है कि अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का सर्विस तुमने रजिस्टर्ड को दिया तो उसका लोकेशन। रजिस्टर्ड पर्सन नहीं होगा तो जिधर भी हैंडओवर हुआ है ना, दैट इज द प्लेस ऑफ। अगेन सेक्शन नंबर 12 9 बात करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स पे, ये सिंगल टिकट एंड मल्टीपल बोर्डिंग पॉइंट्स पर हो सकते हैं, मतलब कोई इट इज नॉट नोन। तो अगर सिंगल टिकट होगा तो इन दैट केस लोकेशन विल बी रजिस्टर्ड पर्सन लोकेशन, वेयर इज रजिस्टर्ड। अगर वो नहीं होगा तो प्लेस ऑफ एम्बार्केशन। और अगर व्हेन इट इज अ पास, मतलब बोर्डिंग पॉइंट इज नॉट नोन, देन इन दैट केस सेम एज सेक्शन नंबर 12। इज एवरीबॉडी क्लियर? कैन आई मूव अहेड विद सेक्शन नंबर 12 10? 12 10 में क्या लिखा है? ऑनबोर्ड सर्विस ऑन डिमांड। अभी ना तुम लोग ने मूवी देखा होगा, याद कैसे रखने का मालूम है? 12 10 के अंदर एक तुम लोग ने एक मूवी देखा होगा, 10 करके एक मूवी है, 10 बहाने करके। तो ये जो मूवी है ना, 10 क्या है? मूवी है। मूवी है मतलब क्या कि ये मूवी मैंने किधर देखी थी? फ्लाइट के अंदर देखी थी। ऐसा चीज तुम लोगों को याद रखोगे 12 10 के अंदर। मतलब क्या? ऑनबोर्ड सर्विस ऑन डिमांड। वेसल, ट्रेन, एयरक्राफ्ट, मोटर व्हीकल, then in that case first scheduled point of departure is the place of supply। क्या बोला मैंने? फर्स्ट scheduled point of departure of the flight और एयरक्राफ्ट और मोटर व्हीकल। सर इसका एग्जांपल दे सकते? डेफिनेटली यस। एक ट्रेन है, वो ट्रेन मुंबई से राजस्थान जाती है, रुकती है, और राजस्थान से दिल्ली जाती है। मैं जो बंदा था ना, मैं राजस्थान में चढ़ा था। उधर से लेके मैंने क्या किया कि मैंने ऑन डिमांड सर्विस लिया वाईफाई का। मैंने बोला मुझे वाईफाई चाहिए। तो मैंने राजस्थान के अंदर वाईफाई का सर्विस लिया, बराबर? अगर मैंने वाईफाई का सर्विस लिया होगा, व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई? द प्लेस ऑफ सप्लाई विल नॉट बी राजस्थान, द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर, दैट इज मुंबई। तो जितने-जितने लोगों ने बीच-बीच में, ट्रेन के बीच-बीच में जो भी उन्होंने सप्लाई लिया है, उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट ऑफ। इज एवरीबॉडी क्लियर? ओके। उसके बाद बात करते हैं सर्विसेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। क्या है? सर्विसेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। सर्विसेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंदर देखो, जिधर भी इंस्टॉलेशन इन्वॉल्व होगा तो प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। सर अगर पोस्टपेड होगा तो जो भी तुम्हारा बिलिंग एड्रेस होगा, दैट इज गोइंग टू बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, बराबर? बट अगर वो प्रीपेड होगा, याद है तुम लोगों को पहले ऐसे स्क्रैच कार्ड होते थे, स्क्रैच कार्ड, मतलब ऐसे स्क्रैच करना पड़ता था, वो प्रीपेड ऐसे वाउचर टोकन आता था। तो जिधर भी वो टोकन बेचा, मतलब प्लेस वेयर द वाउचर इज सोल्ड, दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। बट अगर प्रीपेड वाउचर इज सोल्ड ओवर द ऐप और इंटरनेट, अगर ओवर द ऐप और इंटरनेट बेचा गया, then in that case whatever will be the billing address is going to be considered as place of इंस्टॉलेशन। होगा तो जिधर इंस्टॉलेशन हुआ, फॉर एग्जांपल वाईफाई हो सकता है। पोस्टपेड होगा तो व्हाटएवर विल बी योर बिलिंग एड्रेस। अगर प्रीपेड होगा तो प्लेस वेयर द वाउचर इज सोल्ड। एंड अगर प्रीपेड वाउचर सोल्ड ओवर द ऐप और इंटरनेट होगा तो बिलिंग एड्रेस। स्पेसिफिकली आफ्टर 12 11 आई वांट यू टू कम टू दिस पॉइंट एंड रीड दिस पॉइंट अच्छे से, कि अगर फिक्स्ड कनेक्शन होगा तो क्या होगा कि भाई वेयर दैट टेलीकॉम लाइन इज इंस्टॉल्ड। पोस्टपेड मोबाइल होगा तो क्या होगा? लोकेशन ऑफ द बिलिंग एड्रेस। और अगर बिलिंग एड्रेस नहीं होगा तो क्या होगा? लोकेशन ऑफ द सप्लायर, मतलब सर्विस प्रोवाइडर लोकेशन। तो मैं आता हूं और मैं इधर एक चीज ऐड करता हूं कि बिलिंग एड्रेस नहीं होगा, इफ नॉट अवेलेबल, देन सर्विस प्रोवाइडर्स लोकेशन, बराबर है? ओके। नाउ प्रीपेड, प्रीपेड का बात करते हैं। प्रीपेड के केस में
प्लेस वेयर द वाउचर इज सोल्ड, ठीक है, जिधर भी वाउचर सेल किया। पर अगर ओवर द इंटरनेट बेचा होगा, फिर इन दैट केस बिलिंग एड्रेस, फिर इधर भी ये क्या है, यस, इफ नॉट अवेलेबल देन सर्विस प्रोवाइडर्स। इज एवरीबडी क्लियर विथ 12 11? तो तुम लोग टेलीकॉम कैसे आते रोकेंगे मालूम है? टेलीकॉम मतलब ऐसा, टेलीकॉम टावर्स, टेलीकॉम, दीज आर टेलीकॉम टावर्स। तो टेलीकॉम टावर्स मतलब 11, एकदम परफेक्ट है, चकाचक एकदम। आते हैं 12 12 12 पे, 12 बज गए भाई, 12 बज गया, पैसा नहीं अपने पास, 12 बज गए, बैंक के पास जाते हैं। मतलब क्या, 12 बज गए, कभी जाते हैं 12 बजने, 12 बजने के बाद किधर जाते हैं हम? बैंक के पास जाते हैं। 12 12 बैंक के बारे में बात करता है। इधर उन्होंने बोला है बैंकिंग सर्विस इंक्लूडिंग स्टॉक ब्रोकिंग सर्विस। लोगों को बैंकिंग सर्विस मालूम होता है, बट स्टॉक ब्रोकिंग सर्विस उनको मालूम नहीं होता है, 12 12 के अंदर फॉलो होता है। तो बैंकिंग सर्विस इंक्लूडिंग स्टॉक ब्रोकिंग सर्विस। तो सिंपल चीज बोली है कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? लोकेशन ऑफ द सर्विस रेसिपिएंट। मतलब बैंक बोल रहा है कि भाई जो भी कस्टमर का लोकेशन है दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। बट अगर वो लोकेशन मालूम नहीं होगा, अवेलेबल नहीं होगा कस्टमर का, देन इन दैट केस बैंक का खुद का लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। सो ऐसा हो सकता है कि इतने 50,000 वो केवाईसी करते रहते हैं, बैंक के पास ऐसे कभी हो सकता है क्या कि रेसिपिएंट का एड्रेस नहीं है? हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ डिमांड ड्राफ्ट, इन केस ऑफ डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है ना, मैं कौन से भी बैंक पे जाके डिमांड ड्राफ्ट बना सकता हूँ। सो डिमांड ड्राफ्ट बनाने के लिए दे चार्ज सम कंसिडरेशन, बराबर, डिमांड ड्राफ्ट बनाने के लिए। नाउ द पॉइंट इज, अगर कुछ भी अगर कंसिडरेशन चार्ज हुआ है डिमांड ड्राफ्ट बनाने के लिए, अभी उस वो डिमांड ड्राफ्ट बनाने के टाइम पे मेरे से कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मांगते कि मैं किधर का हूं, क्या हूं। सो बैंक जस्ट प्रोवाइड्स मी द सर्विस और उसके लिए चार्ज करता है कंसिडर। तो अगर मेरा लोकेशन उसको मालूम ही नहीं है, फिर इन दैट केस बैंक का खुद का लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। सुपर एकदम। चलो नेक्स्ट पॉइंट आता है 12 13, दैट इज माय इंश्योरेंस सर्विस। इंश्योरेंस सर्विस के अंदर क्या लिखा है? इंश्योरेंस सर्विस इज अनदर स्पेशल पॉइंट विच इज द लास्ट स्पेशल पॉइंट। अभी तक कौन से स्पेशल पॉइंट्स देखे जिधर हम लोग रेसिपेंट के एड्रेस को, मतलब रेसिपेंट जिधर भी रजिस्टर्ड है उसको प्रेफरेंस देते हैं। सेक्शन नंबर 12 5, दैट इज ट्रेनिंग एंड अप्रेजल। सेक्शन नंबर 12 7, दैट इज इवेंट मैनेजमेंट एंड स्पॉन्सरशिप सर्विस। 12 8, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। 12 9, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स। एंड 12 13 इज इंश्योरेंस सर्विस। ओके, ठीक है, ओके। नाउ द पॉइंट इज, इंश्योरेंस सर्विस का बात किया, अगर सामने वाला पर्सन, मतलब जिसको इंश्योरेंस पॉलिसी दिया जा रहा है और जिससे हम लोग क्या ले रहे हैं, जिससे हम लोग प्रीमियम ले रहे हैं, इफ दैट पर्सन इज अ रजिस्टर्ड पर्सन, तो जिधर भी वो रजिस्टर्ड है उसका लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। बट अगर वो बंदा रजिस्टर्ड नहीं होगा, देन इन दैट केस वो उसका एस्टेब्लिशमेंट किधर ही देखो, उसका बिजनेस किधर ही देखो, उधर को किधर से काम करता है देखो, वो भी नहीं समझ है तो उसका क्या देखो, उसका तुम लोग रेसिडेंस देख सकते। सो इफ द रेसिपिएंट इज अ रजिस्टर्ड पर्सन, उसका जिधर भी रजिस्टर्ड है उसका लोकेशन। पर वो अनरजिस्टर्ड होगा तो लोकेशन ऑफ द सर्विस रेसिपिएंट इज द प्लेस ऑफ। मैं तुम लोगों को एक केस स्टडी बना के देता हूं। आई वॉन्ट यू टू टेल मी इन द चैट इमीडिएटली, पॉज करके सोच के क्या आंसर क्या होगा, ठीक है? आई विल बी वेटिंग। देयर इज वन पर्सन, ये है सन। सन मतलब बेटा भाई, ओके। ये है उसके पेरेंट्स, ठीक है। सन रहता है यूपी के अंदर, पेरेंट्स रहते हैं बिहार के अंदर, बराबर। और इधर एक इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। सन किधर गया? इंश्योरेंस कंपनी के पास गया और इंश्योरेंस कंपनी को बोला कि इंश्योरेंस कंपनी एक काम करना, प्लीज टेक दिस, प्लीज टेक दिस 10,000 रुपीज, प्लीज गिव दिस इंश्योरेंस इन द नेम ऑफ माई पेरेंट्स, प्लीज गिव दिस इंश्योरेंस इन द नेम ऑफ माई पेरेंट्स। सो इंश्योरेंस किसके लिए है? पेरेंट्स के लिए। पैसा किसने दिया? सन ने दिया। व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? मतलब हु इज द रेसिपिएंट हियर? हु इज द रेसिपिएंट हियर? मुझे सिर्फ इतना बताओ, देखो ये इंश्योरेंस का सर्विस है, ये तो 12 13 के अंदर फॉलो हो जाएगा, ठीक है। पर हम लोग क्या बोल रहे हैं, वेदर द रेसिपिएंट इज अ रजिस्टर्ड पर्सन और नो। अभी रेसिपिएंट इधर है ही कौन? सन रेसिपिएंट है या फिर पेरेंट्स रेसिपिएंट? सोच के बताना। अगर तुम लोग बोल रहे हो कि इसमें सन रेसिपिएंट है, यू आर रॉन्ग। अगर तुम लोग बोल रहे हो कि इसमें सन रेसिपिएंट है, यू आर रॉन्ग। भाई सन इज जस्ट द पर्सन हु इज मेकिंग अ पेमेंट। भाई अल्टीमेटली इंश्योरेंस कंपनी किसके नाम पे इंश्योरेंस बना रहा है? पेरेंट्स के नाम पे। इसके वजह से पेरेंट्स आर गोइंग टू बी द रेसिपिएंट एंड नॉट द सन।
प्लीज ये मिसअंडरस्टैंडिंग में मत रहना, बिकॉज दे विल गिव यू ऑल द इन्फॉर्मेशन कि ये सन जो है एक रजिस्टर्ड पर्सन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अपने को घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि वो रजिस्टर्ड पर्सन है कि नहीं, बिकॉज इधर रेसिपिएंट वो कौन है, पेरेंट्स है। आई होप यू आर क्लियर। समझ रहा है कि अभी पेरेंट्स को देखो कि रजिस्टर्ड है कि नहीं। अगर रजिस्टर्ड नहीं होंगे तो इन दैट केस लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज प्लेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। बहुत अच्छा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गड़बड़ कर सकते हो। ठीक है, ओके। 12-14 में बात किया है, 12-14 में बात किया एडवर्टाइजमेंट सर्विस जो है, अगर मैंने एडवर्टाइजमेंट का सर्विस गवर्नमेंट को दिया ना, तो ही 12-14 के अंदर आ जाएगा। अगर मैंने एडवर्टाइजमेंट बनाने का सर्विस गवर्नमेंट को दिया तो 12-14, पर अगर मैंने एडवर्टाइजमेंट बनाने का सर्विस अदर देन गवर्नमेंट को दिया तो इट विल फॉल अंडर सेक्शन नंबर 12(2), याद रखना। एडवर्टाइजमेंट सर्विस गिवन टू गवर्नमेंट 12-14, एडवर्टाइजमेंट सर्विस गिवन टू एनी अदर पर्सन 12(2). ठीक है, ओके, ये इधर मैंने लिख दिया। और एक चीज है, इधर देखो, फॉर एग्जाम्पल इधर एक कृषिका करके देयर इज वन लेडी, और जिसका ना एक बिल्डिंग है। ठीक है, जिसका एक बिल्डिंग, ये सर्कुलर है। ठीक है, अभी अमित महाजन को क्या करना है मालूम है, ये बिल्डिंग के फ्रंट पे ही ना महाजन वर्चुअल्स का कुछ एडवर्टाइजमेंट करना है। तो वो कृषिका के पास गया और बोला कि मेरे पास एडवर्टाइजमेंट रेडी है, ये मुझे इधर मुझे एडवर्टाइजमेंट करना है, ये वॉल पे, बिकॉज ये वॉल बहुत सही लग रहा है। बिकॉज क्या होता है ना, इधर से रोड जाता है, इधर सी है, और राइट हैंड साइड पे ना इधर ट्रैफिक बहुत रहता है, तो राइट हैंड साइड पे अगर इधर एडवर्टाइजमेंट होगा ना तो लोग पढ़ेंगे। तो मुझे क्या चाहिए, प्लीज मुझे स्पेस दे सकते हो क्या रेंट पे। तो क्या हुआ मालूम है, इधर कृषिका ने एडवर्टाइजमेंट सर्विस दिया या कृषिका ने इमोल प्रॉपर्टी रेंट पे दिया, बिकॉज दोनों अलग अलग ट्रीटमेंट हो सकते हैं। अगर इमोल प्रॉपर्टी रेंट पे दिया माना तो सेक्शन नंबर 12(3) लगेगा, बट अगर एडवर्टाइजमेंट सर्विस दिया ऐसे माना तो सेक्शन नंबर 12(2) लगेगा, बिकॉज गवर्नमेंट नहीं है। तो उन्होंने सर्कुलर में बताया कि इधर कृषिका ने एडवर्टाइजमेंट थोड़ी दिया, एडवर्टाइजमेंट तो रेडी था। कृषिका ने अपना सिर्फ क्या था, स्पेस जो था ना वो स्पेस रेंट पे दिया। सो दिस इज रेंटिंग ऑफ स्पेस, मतलब रेंटिंग ऑफ स्पेस इन रिलेशन टू इमोल प्रॉपर्टी, एंड दैट्स व्हाई 12(3) विल बी एप्लीकेबल। द सर्विसेज ऑफ issuing right to put hoarding on the wall of the building. So these are the services with respect to an immobile property. That's why 12(3) will be applicable. I hope you are clear with this circle. But on the other hand, there is a possibility कि समझो there is one person called दिनिया। वो क्या करता है, मैंने क्या बोला देख, देयर इज वन वॉल, उधर मुझे एडवर्टाइजमेंट करनी है। तो दिनिया बोलता है अमित भाई टेंशन मत लो, एडवर्टाइजमेंट बनाना कैसा है, किस पे बनाना है, क्या क्या यूज करके बनाना है, वो सब मैं देख लूंगा। मैंने सिर्फ उसको क्या बताया, अमित महाजन ने क्या बताया कि मुझे ऐसे ऐसे चाहिए। ठीक है, उसने प्रॉपरली सब कुछ बनाया, होर्डिंग बनाया, किधर से पेपर लिया, क्या किया, वो सब कुछ दिना ने देखा। ठीक है, प्रिंटिंग, डिजाइनिंग, एवरीथिंग इज मैनेज्ड बाय दिन्या। नाउ दिन्या इज प्रोवाइडिंग व्हाट, दिन्या इज प्रोवाइडिंग एडवर्टाइजमेंट सर्विस और रेंटिंग ऑफ इमोल प्रॉपर्टी, और वही उसने मुझे वो वॉल पे लगा के दिया जो मुझे वॉल चाहिए वो। बट द पॉइंट इज दिन्या जो है, वो दिन्या मुझे क्या रेंटिंग ऑफ इमोल प्रॉपर्टी का सर्विस नहीं दे रहा है, मुझे वो प्रॉपरली क्या क्या दे रहा है, प्रिंटिंग, डिजाइन, नेगोशिएटिंग, फॉर पुटिंग अ होल्डिंग ऑन द वॉल, सब कुछ वो क्या क्या कर रहा है, दिन्या मुझे बना के दे रहा है। तो दिस इज एन एडवर्टाइजमेंट सर्विस, 12(2) विल बी एप्लीकेबल ऑन दिस पार्ट। बराबर, परफेक्ट। नाउ द लास्ट पेज इज लेफ्ट इन प्लेस ऑफ सप्लाई, दिस इज इन केस ऑफ गुड्स। एक छोटा सा पार्ट इधर डिस्कस करते हैं, क्लैरिफिकेशन ऑन ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन। अभी ना तुम लोग टैक्स इनवॉइस के चैप्टर में देखोगे ये चीज, अगर रेसिपेंट एक रजिस्टर्ड पर्सन होता है ना, तो तुम लोगों को यही चीजें लिखनी पड़ती है टैक्स इनवॉइस के अंदर। क्या क्या, नेम ऑफ द रेसिपेंट, एड्रेस ऑफ द रेसिपेंट, जीएसटी आईएन ऑफ द रेसिपेंट। अगर वो बंदा रजिस्टर्ड है तो ये सब चीजें तुम लोगों को लिखनी पड़ती है। बट अगर वो बंदा एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है, रेसिपेंट एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है, और अगर तुम्हारा वैल्यू जो है ना, वैल्यू 50,000 रुपीज के ऊपर जा रहा है इनवॉइस का, तो वापस सब कुछ लिखना पड़ता है। क्या क्या, नेम एंड एड्रेस ऑफ द रेसिपेंट, एड्रेस ऑफ डिलीवरी एंड स्टेट कोड एंड नेम ऑफ द स्टेट। ठीक है, बट अगर वो सामने वाला पर्सन अनरजिस्टर्ड है और वैल्यू भी इनसिग्निफिकेंट है, मतलब वैल्यू इज लेस देन 50,000 रुपीज, देन इन दैट केस तुम लोगों को ये कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं होती। ये कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं होती। सो नॉट मैंडेटरी टू इंसर्ट दीज डिटेल्स, बट देना पड़ता है ओनली इफ इट इज रिक्वेस्टेड बाय द रेसिपेंट। बराबर, अगर सामने वाला रजिस्टर्ड होगा सब कुछ लिखो, सामने वाला अनरजिस्टर्ड पर्सन होगा, मोर देन 50,000 होगा, सब कुछ लिखो। बट अगर लेस देन 50 होगा और सामने वाला अनरजिस्टर्ड होगा तो नहीं मांगते तब तक मत देना, नॉट रिक्वायर्ड।
बट अगर वो एक ऑनलाइन सर्विस होगा, क्या होगा? ऑनलाइन सर्विस। अभी उन्होंने बोला इफ इट इज़ अ सो देयर इज़ अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ रिकॉर्डिंग नेम ऑफ द स्टेट। एटलीस्ट तुम लोगों को क्या लिखना चाहिए? स्टेट का नाम लिखना चाहिए ऑफ एन अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई। 50,000 के नीचे होगा तो भी एटलीस्ट तुम लोगों को स्टेट लिखना चाहिए। ये कौन से केसेस में हो जाएगा? ऑइडार का केस, ऑनलाइन मनी गेमिंग का केस एंड सप्लाई ऑफ ऑनलाइन और डिजिटल सर्विस का केस। सो लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट विल बी कंसीडर्ड एज द प्लेस ऑफ लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट प्लेस ऑफ सप्लाई, पर एटलीस्ट तुम लोगों को इनवॉइस में क्या लिखना पड़ेगा? नेम ऑफ द स्टेट लिखना पड़ेगा। ठीक है? तो देखो इधर मैंने एक छोटा समरी बनाया। अगर नॉर्मल बिज़नेस होगा तो देखो ना, रजिस्टर्ड पर्सन होगा 1 2 3 लिखो। अनरजिस्टर्ड पर्सन होगा इक्वल टू और मोर देन 50,000 वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा 1 2 3 लिखो। बट लेस देन 50,000 होगा तो कुछ भी मत लिखो, अनलेस इट इज़ आस्क्ड बाय द रेसिपिएंट। बट अगर स्पेशल ऑनलाइन गेम्स होगा, स्पेशल ऑनलाइन बिज़नेस होगा, अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन को दिया वो भी प्रॉब्लम नहीं है, वो भी सब कुछ लिखना पड़ेगा। अनरजिस्टर्ड पर्सन होगा इक्वल टू और मोर देन 50,000 होगा, वो भी सब कुछ लिखना पड़ेगा। और जो इधर जो एक्सेप्शन दिया था ना, इसके बारे में वो लोग बात कर रहे हैं कि भाई लेस देन 50,000 होगा ना, एटलीस्ट स्टेट के बारे में लिखो। ये मैंडेटरी कर दिया। अंडरस्टैंडिंग? आई होप तुम लोगों को मैं क्या समझा रहा हूँ समझता होगा। ठीक है? उसके बाद सेक्शन नंबर 10 चालू होता है। सेक्शन नंबर 10 बात करता है गुड्स के बारे में। गुड्स के बारे में क्या है? एक सप्लायर एंड रेसिपिएंट अगर दोनों इंडिया के अंदर होंगे तो सेक्शन नंबर 10 लग जाएगा। अभी सेक्शन नंबर 10 के अंदर ना देयर आर 5 पॉइंट जिसके अंदर तुम लोगों को क्वेश्चन आ सकता है। 5 पॉइंट्स कौन से हैं? नंबर 1 मूवमेंट इज इन्वॉल्व्ड, नंबर 2 बिल्ड टू शिप टू सप्लाई, नंबर 3 मूवमेंट इज नॉट इन्वॉल्व्ड, नंबर 4 मूवमेंट सप्लाई इन्वॉल्विंग असेंबलिंग एंड नंबर 5 सप्लाई ऑफ ऑनबोर्ड सप्लाई ऑनबोर्ड अ कन्वेयंस। ठीक है? अगर मैंने तुझे कुछ गुड्स सप्लाई किए मुंबई से लेके दिल्ली तक, वेयर मूवमेंट इज इन्वॉल्व्ड, इफ मूवमेंट इज इन्वॉल्व्ड ना दोस्त, देन इन दैट केस क्या हम लोग देखेंगे मालूम है? लोकेशन वेयर द मूवमेंट ऑफ द गुड्स टर्मिनेट्स, मतलब जिधर भी वो गुड्स का डिलीवरी होता है ना, दैट इज गोइंग टू बी द प्लेस ऑफ लोकेशन वेयर द मूवमेंट ऑफ द गुड्स टर्मिनेट, जिधर भी उसका डिलीवरी होगा दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। बट आई वांट यू टू राइट दिस लैंग्वेज इन द एग्जाम, लोकेशन वेयर द मूवमेंट ऑफ द गुड्स टर्मिनेट्स। ठीक है? बट सर अगर इसमें मूवमेंट नहीं होगा, ओके उसके पहले बात करते हैं बिल्ड टू शिप टू सप्लाई के केस में क्या होगा। उसके भी पहले थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं कि क्या होता है बिल्ड टू शिप टू। एक रणवीर सिंह है, इधर दीपिका पादुकोण है, ये दोनों के बीच में सेल ऑफ गुड्स का अग्रीमेंट हुआ वेयर दीपिका हैज अग्रीड टू सेल द गुड्स टू रणवीर सिंह। बराबर? परफेक्ट एकदम। नाउ द पॉइंट इज दीपिका को दीपिका ने अग्री तो किया कि हाँ मैं गुड सेल करूंगी, पर उसको वो टी शर्ट्स और सब बनाने नहीं आता था जो रणवीर सिंह ने उसको बोला था। तो इसके लिए दीपिका ने क्या किया? दीपिका ने मनीष मल्होत्रा को फोन किया और मनीष मल्होत्रा को बोला, "ये मन्या, अपना जो रणवीर सिंह है ना उसको कुछ स्पेसिफिक टी शर्ट्स चाहिए बना के, तो दे सकता है क्या?" मन्या बोला दे सकता है। तो मन्या ने क्या किया? दीपू को सर्विस प्रोवाइड किया, बराबर, टी शर्ट बनाने का। पर दीपू सेड कि एक काम करना, प्लीज डोंट डिलीवर द गुड्स टू मी, डिलीवर द गुड्स डायरेक्टली टू रणवीर सिंह। बराबर? नाउ देयर आर टू कॉन्ट्रैक्ट्स हियर। कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1 इज बिटवीन दीपू एंड रणवीर सिंह, दिस इज सेल ऑफ गुड्स, एंड सेकंड कॉन्ट्रैक्ट इज मनीष मल्होत्रा एंड दीपिका पादुकोण। नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसमें से बिल टू शिप टू कौन सा है? प्लीज ये बहुत अंडरस्टैंडिंग करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि दीपिका एंड जो रणवीर सिंह का कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये नॉर्मल सेल ऑफ गुड्स विथ मूवमेंट है, दैट इज 10(1)(a। बट जो मनीष मल्होत्रा एंड दीपू का जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, दैट इज बिल टू शिप टू। सो अगर बिल टू शिप टू कॉन्ट्रैक्ट होगा, व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? द पर्सन, द लोकेशन ऑफ द थर्ड पार्टी हु इज गिविंग द डायरेक्शन, दैट इज दीपू। द लोकेशन ऑफ द थर्ड पार्टी हु इज गिविंग द डायरेक्शन, कि किसको डिलीवर करना, ये डायरेक्शन जो देने वाला है ना, दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। सो लोकेशन ऑफ द थर्ड पर्सन हु इज गिविंग द डायरेक्शन। अंडरस्टैंडिंग? थर्ड पॉइंट, वेयर मूवमेंट इज नॉट इन्वॉल्व्ड। वेयर मूवमेंट इज नॉट इन्वॉल्व्ड इसका मतलब क्या? आई विल गिव यू वन सिंपल एग्जांपल। मैं बिग बिल्डिंग परचेज कर रहा हूं और बिल्डिंग के साथ साथ फर्नीचर भी परचेज कर रहा हूं। अभी सेल ऑफ बिल्डिंग पे तो जीएसटी लगता नहीं है। तुम लोग देखा हुआ है, सेल ऑफ बिल्डिंग आफ्टर कंस्ट्रक्शन होगा तो उस पर जीएसटी लगता नहीं है, बिकॉज वो नेगेटिव लिस्ट में फॉल होता है। बट मैं अंदर का फर्नीचर भी ले रहा हूं, अगर मैं अंदर का फर्नीचर भी ले रहा हूं सेपरेटली, देन इन दैट केस फर्नीचर का तो जीएसटी लगेगा ना फर्नीचर पे। तो फर्नीचर का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा इज द क्वेश्चन। नाउ एकदम सिंपल बात, एकदम सिंपल बात, मुझे तुम लोग बताओ कि मैं जब भी परचेस कर रहा हूं बिल्डिंग, बिल्डिंग के अंदर ऑलरेडी फर्नीचर है और वो तुम लोगों से पूरा बिल्डिंग एंड फर्नीचर दोनों परचेस किया, इसके अंदर मूवमेंट इन्वॉल्व है क्या फर्नीचर का?
नहीं, फर्नीचर उधर के उधर है, जस्ट दैट वो बिल्डिंग का ओनरशिप चेंज हो रहा है, दैट्स इट। जिसके अंदर फर्नीचर है। सो सेल ऑफ फर्नीचर विथ बिल्डिंग के केस में इधर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है एंड इसके वजह से लोकेशन ऑफ द गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज द प्लेस ऑफ सप्लाई। मतलब जब भी डिलीवरी हो रहा है उसका लोकेशन क्या है फर्नीचर का, दैट इज गोइंग टू बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। बराबर। और एक एग्जांपल देता हूं मैं। अर्लियर आई हैव गिवन द फर्नीचर टू यू ऑन लीज, मैंने तुझे लीज पे दे दिया फर्नीचर, ठीक है, तेरे पास ऑलरेडी है वो। अभी तू मुझे बाद में 2-3 साल क्या बोलता है कि नहीं यू वांट टू परचेज दैट फर्नीचर, मैंने बोला ठीक है नो प्रॉब्लम, रख ले लू और पैसा दे दे। In this case, at the time of sale, is there any delivery which is happening from Amit Mahajan to you? No. So इसके लिए earlier furniture is given on lease and after some period it is sold. There is no movement of goods at the time of sale. और इसके वजह से इसको भी हम लोग नॉन मूवमेंट जैसे ही ट्रीट करें। सो लोकेशन ऑफ द गुड्स एट द टाइम ऑफ सप्लाई, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी सॉरी, दैट इज गोइंग टू बी द प्लेस ऑफ। कभी कभी क्या होता है सप्लाई के अंदर असेंबलिंग इन्वॉल्व होता है, तो जिधर भी असेंबल हुआ दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। कभी कभी क्या होता है कि सप्लाई ऑनबोर्ड अ कन्वेंस, मैंने सोचा कि अभी जीएसटी के लेक्चर्स मेरे खत्म हो जाएंगे ना, प्रैक्टिस बैच भी खत्म हो जाएगा, एक काम करता हूँ बाद में ट्रेन में जाके ना चीजें बेचना चालू करता हूँ। ए चाय गरम समोसा 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 चाय 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 से कॉफी कॉफी कॉफी, तो ये सब चीजें मैं करना चालू किया। नाउ द पॉइंट इज कि वो ट्रेन जो थी ना, वो ट्रेन किधर से किधर जा रही थी मालूम है? दिल्ली से लेके हावड़ा, मतलब दिल्ली से लेके कोलकाता, मतलब वेस्ट बंगाल, ठीक है, और मैं मुंबई में चढ़ रहा था और मैं वो बेचना चालू किया। द क्वेश्चन कम्स, वो जो मैं बेच रहा हूं व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? इधर सप्लाई ऑनबोर्ड अ कन्वेंस है। इन दैट केस जिधर भी वो गुड्स मैं अंदर लेके गया था ना, लोकेशन वेयर द गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड दैट इज मुंबई विल बी कंसिडर्ड एज प्लेस ऑफ सप्लाई। मैं वो गुड्स किधर बेचता हूं इट डज नॉट मैटर, इट डज नॉट मैटर मैं गुड्स किधर बेचता हूं। अंडरस्टैंडिंग एवरीबॉडी? परफेक्ट एकदम, एक नंबर बाबा, एक नंबर। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, लास्ट पॉइंट है ये, सेकंड लास्ट पॉइंट सॉरी। सेक्शन नंबर 10(1)(CA दैट इज सप्लाई मेड टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन। देखो, अगर मैंने सप्लाई एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को किया, से फॉर एग्जांपल एक ओवर द काउंटर सप्लाई किया, अगर सामने वाला पर्सन अनरजिस्टर्ड है, ठीक है, अब तो पॉइंट इज देखेंगे कि भाई सामने वाले पर्सन का एड्रेस मेरे पास अवेलेबल है क्या। अगर सामने वाले पर्सन का एड्रेस अगर मेरे पास अवेलेबल नहीं होगा, then in that case सर्विस प्रोवाइडर्स ओन लोकेशन विल बी कंसिडर्ड एज प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर मेरे पास एड्रेस उसका अवेलेबल है तो वो लोकेशन, बट अगर सामने वाले का एड्रेस भी अवेलेबल नहीं है तो मेरा खुद का लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो वही लिखा है देखो, वेयर द एड्रेस ऑफ द अनरजिस्टर्ड पर्सन इज रिकॉर्डेड, तो जो भी एड्रेस लिखा दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। बट अगर वो भी रिकॉर्डेड नहीं होगा देन इन दैट केस लोकेशन ऑफ द सप्लायर इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। एग्जांपल ओवर द काउंटर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज सप्लाई ऑफ गुड्स। स्पेसिफिकली याद रखना ये पॉइंट, देयर इज वन पर्सन कॉल्ड अमित, ठीक है, देयर इज वन पर्सन कॉल्ड अमित, ही इज स्टेइंग इन महाराष्ट्र, ही इज एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। वो एक ई कॉमर्स ऑपरेटर पे जाता है अमेजोन, और अमेजोन को बोलता है कि मुझे ना एक फूल चाहिए, फूल फूल मतलब फ्लावर 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 फ्लावर, मुझे एक फूल चाहिए। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं अमेज़न पे जाता हूँ और फूल ऑर्डर करके मैं फूल जो है वो मैं मेरे गर्लफ्रेंड को क्या करता हूँ, डिलीवर करवाता हूँ, और उसका नाम क्या है, राशि है। सर आप तो शादीशुदा हो। हाँ भाई, इसके ही साथ शादी हुई है मेरी। ठीक है, तो इसके वजह से ज़्यादा गलत-गलत सोचो मत। तो इसके ही साथ शादी हुई है एंड शी इज़ फ्रॉम तमिलनाडु, से फॉर एग्जांपल शी इज़ फ्रॉम तमिलनाडु। In this case, what are the things which we discussed here? One unregistered person goes on the e-commerce operator where the billing address is this but shipping address is different. In that case, the place of supply will be जिधर भी डिलीवर हो रहा है ना फूल, that is going to be the place of supply. पर इसके लिए कंडीशन क्या है, जो मंगाने वाला है वो एक अनरजिस्टर्ड पर्सन चाहिए, जो किससे मंगा रहा है वो एक ई कॉमर्स ऑपरेटर से मंगा रहा है, बराबर, एंड डिलीवर जो है वो किसी और जगह पे हो रहा है, देन जिधर भी डिलीवर हो रहा है दैट इज द प्लेस ऑफ। आई होप एवरीबडी इज क्लियर। अपने क्वेश्चन बैंक के अंदर इस क्वेश्चन मैंने कवर किया है, तो अच्छे से ध्यान देना, अपना क्वेश्चन बैंक अच्छे से करना। प्लेस ऑफ सप्लाई, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? परफेक्ट, एकदम सही है। एक लास्ट पॉइंट है कि सप्लाई इज मेड इन द टेरिटोरियल वाटर्स। टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर सप्लाई हो गया भाई, तो वो किधर माने, कौन से स्टेट के अंदर माने? तो वो लोग क्या बोलते हैं मालूम है, अगर ओके व्हाट इज टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया? 12 नॉटिकल माइल्स, मतलब बेस लाइन से लेके 12 नॉटिकल माइल्स का जो एरिया है, ये सी है ना, सी,
इसको भी क्या बोला जाता है? इंडिया बोला जाता है बिकॉज़ ये टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया माना जाता है, टीडब्ल्यूआई। अभी इधर अगर मेरा कौन सा सप्लाई हुआ, तो क्या मानूँगा कौन से स्टेट में हुआ? तो उन्होंने बोला कि नियरेस्ट कोस्टल कौन सा है? देखो ना, व्हाट इफ द लोकेशन ऑफ द सप्लायर इज़ इन द टेरिटोरियल वाटर्स? तुम लोग क्या मानेंगे? डीम्ड दैट द लोकेशन ऑफ द सप्लायर इज़ इन द कोस्टल स्टेट और यूटी वेयर द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द अप्रोप्रिएट बेसलाइन इज़ लोकेटेड। नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द अप्रोप्रिएट बेसलाइन इज़ लोकेटेड। नियरेस्ट स्टेट कौन सा है? सर अगर प्लेस ऑफ सप्लाई मतलब लोकेशन व्हाट इज़ द प्लेस ऑफ सप्लाई? बिकॉज़ 2 चीज़ें अपने को लगती है, लोकेशन ऑफ द सप्लायर लगता है, प्लेस ऑफ सप्लाई। तो सेम चीज़ है, लोकेशन ऑफ सप्लायर के केस में भी नियरेस्ट पॉइंट देखा जाएगा। प्लेस ऑफ सप्लाई आइडेंटिफाई करते वक़्त भी नियरेस्ट पॉइंट टू द एप्रोप्रिएट बेसलाइन ही देखा जाएगा। सिर्फ इतना याद रखना थ्योरेटिकल पॉइंट, नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द एप्रोप्रिएट बेसलाइन। एकदम परफेक्ट है दोस्त। सो अभी तुम लोगों को ऐसा ही नहीं छोड़ने वाला हूँ मैं। पूरा का पूरा डिस्कस करने के बाद छोड़ूँगा। सब लोग इधर देखो। सेक्शन नंबर 12 एंड 10 हम लोग ने देखा। सेक्शन नंबर 12 के अंदर देखा 12(2) जो 12(3) टू 12(14) के अंदर फॉल नहीं होता है, 12(2) के अंदर फॉल होता है। सामने वाला पर्सन रजिस्टर्ड होगा तो उसका लोकेशन, रजिस्टर्ड नहीं होगा तो देखो कि एड्रेस है क्या? अगर एड्रेस भी अवेलेबल नहीं होगा तो सर्विस प्रोवाइडर का ओन लोकेशन। 12(3) के अंदर लिखा है इमूवेबल प्रॉपर्टी, जिधर भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है दैट इज़ द प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर आउटसाइड इंडिया होगा तो सर्विस रेसिपिएंट का लोकेशन। सेक्शन नंबर 12(4) इज आरसीबी, फिर हार गया। सेक्शन नंबर 12(5) इज स्पेशल पॉइंट व्हिच इज ट्रेनिंग एंड अप्रेजल सर्विस। सामने वाला पर्सन अगर रजिस्टर्ड होगा तो उसका लोकेशन, रजिस्टर्ड नहीं होगा तो जिधर भी सर्विसेज दी है दैट इज द लोकेशन। सेक्शन नंबर 12(6) में बात 12(6) एंड 12(7) 12(6) बात करता है एंट्री टिकट, जिधर भी इवेंट है दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। 12(7) में बात किया है इवेंट मैनेजमेंट सर्विस एंड अपना ये स्पॉन्सरशिप सर्विस। सामने वाला पर्सन रजिस्टर्ड होगा उसका लोकेशन, रजिस्टर्ड नहीं होगा तो इवेंट का लोकेशन, अगर इवेंट भी अगर आउटसाइड इंडिया होगा तो सर्विस रेसिपिएंट का लोकेशन। उसके बाद आता है 12(8) एंड 12(9). 12(8) बात करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का, 12(9) बात करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स का। 12(8) के अंदर बोला है गुड्स के केस में अगर सामने वाला पर्सन रजिस्टर्ड है तो उसका लोकेशन, रजिस्टर्ड नहीं होगा तो जिधर भी गुड्स हैंडओवर हुए थे उसका लोकेशन। 12(9) के अंदर सिंगल टिकट, डुअल टिकट, सिंगल टिकट के अंदर सामने वाला रजिस्टर्ड होगा तो उसका लोकेशन, अगर रजिस्टर्ड नहीं होगा देन इन दैट केस प्लेस ऑफ एम्बार्केशन विल बी कंसीडर्ड एज प्लेस ऑफ सप्लाई। बट अगर डिपार्चर का मतलब तुम लोगों को मालूम ही नहीं किधर तुम लोग एम्बार्क करने वाले हो पास्ट के केस में, देन इन दैट केस 12(2) के हिसाब से तुम लोग आगे बढ़ोगे। उसके बाद बात किया था 12(10) दैट इज ऑनबोर्ड सर्विस ऑन डिमांड। इसके केस में जिधर भी फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर है दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। टेलीकॉम सर्विस का बात किया 12(11) में। 12(12) में बैंक का बात किया, अगर सर्विस रेसिपिएंट का लोकेशन वो नहीं होगा तो सर्विस प्रोवाइडर का लोकेशन। ठीक है। 12(13) अगेन अ स्पेशल पॉइंट, इंश्योरेंस सर्विस, अगर सामने वाला पर्सन रजिस्टर्ड होगा तो जिधर भी रजिस्टर्ड है उसका लोकेशन, और अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो सर्विस रेसिपिएंट का लोकेशन, जिधर उसका बिजनेस है, एस्टेब्लिशमेंट है, व्हाटएवर। 12 सेक्शन नंबर 12 इधर अपना कंप्लीट। 13 के अंदर एडवर्टाइजमेंट का बात, गवर्नमेंट को दिया एडवर्टाइजमेंट टू 12(14). ठीक है। सेक्शन नंबर 10 के अंदर वेरी सिंपल पार्ट वी सॉ, 5 पॉइंट वी सॉ। मूवमेंट इज इन्वॉल्व होगा तो डिलीवरी जिधर हो रहा है, बिल टू शिप टू के केस में जो डायरेक्शन देता है वो। मूवमेंट इज नॉट इन्वॉल्व होगा देन इन दैट केस जिधर भी गुड्स का लोकेशन है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, एंड प्लेस मतलब असेंबली का अगर इन्वॉल्व होगा तो प्लेस ऑफ असेंबली, एंड सप्लाई ऑन बोर्ड कन्वेंस होगा तो जिधर भी तुम लोग गुड्स तुम लोग ने ऑन बोर्ड लिए थे, गुड्स टेकन ऑन बोर्ड, जिधर भी ऑन बोर्ड लिए थे दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। 10(1)(c) एकदम सिंपल है। ओवर द काउंटर सेल के केस में सामने वाला अगर एड्रेस अवेलेबल होगा तो वो, एड्रेस अवेलेबल नहीं होगा तो मेरा खुद का लोकेशन। अगर मैं एक अनरजिस्टर्ड पर्सन हूँ, ई कॉमर्स ऑपरेटर से कुछ मंगाता हूँ जिधर बिलिंग एड्रेस, शिपिंग एड्रेस अलग है, तो जिधर भी शिपिंग हो रहा है दैट इज गोइंग टू बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। भाइयों और बहनों, दिस इज हाउ वी आर डन विद द मल्टीपल रिविजन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई अलॉन्ग विद डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई। आई होप तुम लोगों को प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर अच्छा लगा होगा। आई होप तुम लोगों को सब कुछ याद हुआ होगा। एक बार जस्ट ये अभी एक बार पढ़ने के बाद बुक बंद करो, ब्लैंक पेपर लो, फटाफट पूरा प्लेस ऑफ सप्लाई लिखो, क्वेश्चन सॉल्व करो, और देखो तुम लोगों को कितना कंफर्ट आएगा ये प्लेस ऑफ सप्लाई के अंदर। अगर जेन्युइनली अच्छा लगा होगा, मेरे एफर्ट्स तुम लोगों को अच्छे लगे होंगे, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे लगा मुझे जरूर बताना। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर। बाय बाय बाय।